हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बीपीएससी एडीओ एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमने जो है कि एक बीपीएससी एडीओ सीरीज शुरू किया है, जिसमें जो है कि ये पार्ट 3 वीडियो है। अब तक इस चैनल पर जो है कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा। पार्ट 1 में बेसिकली हमने बीपीएससी जो एडीओ एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस, उसके संबंध में हमने कुछ बातें की है। और जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें बेसिकली जो है कि हमने 20 क्वेश्चन जीएस के और 10 क्वेश्चन मैथ और 10 रीजनिंग के क्वेश्चन और 7 हिंदी के क्वेश्चन और 5 जो क्वेश्चन जो है इंग्लिश के, इस तरह से टोटल हम लोग 52 क्वेश्चन को, मतलब 52 क्वेश्चन को हमने देखा था। इस वीडियो में भी हम लोग जो है कि उसी तरह से इसमें भी हम लोग टोटल 52 क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। इसमें जो है कि 20 जीएस के क्वेश्चन में खास करके आपके जो है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे और बाकी एज इट इज हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशन में खास करके आपको हिंदी, करंट अफेयर्स और साइंस पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद बिहार स्पेशल और सबसे अंत में जो है कि आपको पॉलिटी और उसके अलावा इकोनॉमी और ज्योग्राफी पे आपको फोकस करना चाहिए। जहां तक बिहार स्पेशल की बात है तो इसी चैनल पे हम 2-3 वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर बिहार स्पेशल में बिहार की जो ज्योग्राफी है उसकी हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमी से संबंधित हम वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी से हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न जो है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंध में है। ठीक है, तो आइए, प्रश्न कह रहा है कि इसरो के जीएसएलवी F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है। देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है कि इससे NBS-02 उपग्रह को ले जाया जाएगा। बी कह रहा है कि श्रीहरिकोटा से इसरो का 101वां प्रक्षेपण था। सी कह रहा है कि यह श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। डी में है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, इसमें बी जो है आपका गलत हो जाता है, क्योंकि 101वां प्रक्षेपण नहीं था, ये 100वां प्रक्षेपण था, तो सी सही है। और एनबीएस जो कि एक आपको ये सेल्फ रिलायंस बनाएगी नेविगेशन सेटेलाइट में भारत को, ठीक है, जिसे लॉन्च किया गया था 2025 में, तो एनबीएस को ये ले गया था। तो ए भी सही है, सी भी सही है, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट हो जाता है। इसके लिए ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा कि आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। देखिए, ये कह रहा है कि आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। बी कह रहा है कि यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, अर्थात इट रिफ्लेक्ट अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम पैसिव डिफेंस टू प्रोएक्टिव रिटेलिएशन। डी में है कि उपरोक्त में से एक से अधिक। बेसिकली जो है ना, इसमें ये तीनों आपके ऑप्शन जो है सही है, इसलिए जो है कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर हम आकाश तीर के बारे में बात करें तो जो है कि आकाश तीर को डेवलप जो किया था वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। इसका जो प्राइमरी गोल है ना, वो ऑटोमेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग और उसके अलावा इंगेजमेंट ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। अगर हम इसकी मोबिलिटी की बात करें तो ये व्हीकल बेस्ड सिस्टम होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो जो है कि एफिशिएंसी में देखें तो रिड्यूस करता है ये ह्यूमन रिएक्शन को, टाइम को एंड रिस्क ऑफ फ्रेंडली फायर थ्रू एआई पावर्ड टारगेट वेरिफिकेशन। जहां तक ऑप्शन फर्स्ट की बात जो हम कर रहे थे कि आकाश तीर इज द कोर ऑफ द इंडियन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये बात बिल्कुल सही है। ओके, अगर इसकी सेकेंड जो स्टेटमेंट थी कि C4ISR सिस्टम को लेके, तो देखिए C4 का मतलब होता है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर्स। फॉर और आई से इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और आर से रिकॉनिसेंस। ठीक है, इस फ्रेमवर्क पर जो है कि इस फ्रेमवर्क पर ये है कि बेस्ट है, इसे इंटीग्रेट करने का काम करता है। सी की बात करें तो ये रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम पैसिव डिफेंस टू प्रोएक्टिव रिटेलिएशन की तरफ। तो होपफुली आपको इसके अलोंग आकाश तीर के संबंध में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिला होगा, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। उसके अलावा और भी बातें, तो ठीक है, इसके लिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ISFR 2023 इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो है कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, देखिए, देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। बी कह रहा है कि सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र RFA वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर है। उसके अलावा सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि टॉप 3 स्टेट हैविंग लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, और यहाँ पर है मैक्सिमम ट्री कवर। तो एक फॉरेस्ट कवर अलग बात होती है और ट्री कवर अलग बात होती है। तो देखिए, इसमें जो है कि आपका सी सही हो जाता है। द मैक्सिमम ट्री कवर हैज बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉलोड बाय राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। सी आपका बेसिकली जो है कि
करेक्ट है। देखिए, अगर जहाँ तक ऑप्शन ए की अगर हम बात करें कि देश के कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है, उसमें जो है कि आपको ध्यान देना है कि ये गलत है। अगर ISFR 2023 का रिपोर्ट अगर हम देखें तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की अगर हम बात करें तो 25.17% के आसपास है, ठीक है, जिसमें जो है कि 21.76% जो है कि फॉरेस्ट कवर है और 3.41% ट्री कवर है। अगर हम बी की बात करें कि सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर है, उसमें जो है कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये भी जो है कि आपका गलत हो जाता है। अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, ना कि ये तीनों स्टेट। ओके, उसके अलावा अगर मैक्सिमम ट्री कवर की बात करें तो वो बेसिकली महाराष्ट्र में, फॉलोड बाई राजस्थान और उसके बाद से उत्तर प्रदेश आता है। तो ये बेसिकली जो है कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर देखिए, अगर इस बात से अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में क्या बातें हैं, तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर ये डिस्टिंक्ट मेजर होते हैं, अलग अलग मेजर हैं। फॉरेस्ट कवर में जो ट्री होता है, ट्री का जो पैचेज लिया जाता है वो 1 हेक्टेयर या उससे अधिक पर लिया जाता है, जबकि ट्री कवर्स में जो है कि पैचेज 1 हेक्टेयर से कम का माना जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद से आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद से छत्तीसगढ़ में, और हाईएस्ट अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो लक्षद्वीप में है, उसके बाद मिजोरम में और उसके बाद से अंडमान निकोबार में, ठीक है ना। तो ये हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, ये लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। बेसिकली लैंड पे सबसे अधिक फॉरेस्ट यहाँ पे मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद से छत्तीसगढ़, लेकिन लैंड के हिसाब से परसेंटेज देखें सबसे अधिक कहाँ पर है तो वो लक्षद्वीप में है, फिर उसके बाद से मिजोरम पे और उसके बाद से अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न के अलॉन्ग जो कुछ भी बातें हैं आपको समझ में आ गया होगा, और आपको आने वाले एग्जाम में आपको कुछ फैक्ट जो पता होना चाहिए वो आपको पता चल गया होगा। आ जाइए अगले प्रश्न में। प्रश्न है कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। देखिए ध्यान से, अगर आप एक यूनिट की बात करें जो कि 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, अगर देखिए इसको हम जूल में अगर कन्वर्ट करें तो आपको पता ही होगा, आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है एक यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बेसिकली 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो अगर 250 पूछा जा रहा है तो इसमें 250 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 250 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10⁶। फिर इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो 250 में अगर 3.6 का मल्टीप्लाई यदि करें तो 900 होता है, 900 इंटू 10⁶। फिर इसमें से 900 को आप चाहें तो 10⁻² लिख सकते हैं और इंटू 10⁶, दोनों के बेस समान है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, इसलिए 10⁸ हो जाएगा। तो 9 इंटू 10⁸ जूल। तो आपका ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। होपफुली समझ में आपको आ गया होगा। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? अब देखिए, ध्वनि की जो चाल होती है ना बेसिकली ये डिपेंड करती है कि सबस्टेंस किस टाइप का है। इस हिसाब से अगर देखें तो स्टील, जल, वायु और हाइड्रोजन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप डिपेंड करता है यदि ये कि मान लीजिए किस प्रकार का सबस्टेंस है, तो सबस्टेंस की अगर नेचर की बात करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है, ठीक है। तो स्टील बेसिकली सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ठीक है। तो या आपको पता ही है जैसे कि सॉलिड, अगर मान ली सॉलिड जो है उसमें जो है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इस तरह से जो है कि उसमें ध्वनि की चाल जो है कि टाइटली पैक्ड होने के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है उनमें ज़्यादा होता है। तो स्टील बेसिकली सॉलिड होने के चलते इसमें ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, स्टील में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होगी इसमें, इन 4 ऑप्शन के अंदर, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं। अगला प्रश्न है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम हो जाती है। आपके ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है, या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, सी है कि गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन है, डी कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं है। तो गिरते हुए जो पिंड है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लगातार कम होने लगती है। देखिए बेसिकली आपको इतना पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा, ये हमेशा जो है कि कांस्टेंट होता है। मैकेनिकल एनर्जी है बेसिकली, तो ये कांस्टेंट रहता है हमेशा। अब देखिए कोई पिंड अगर गिर रहा है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो रही है, बेसिकली कम होती जाती है, क्योंकि उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो स्पीड इंक्रीज होने से जो है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है कि अर्थात गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की जो अगर हम बात करें, जो कि मैकेनिकल एनर्जी है, ये बेसिकली कांस्टेंट रहता है। तो बिल्कुल सही बात है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है ये, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगती है। तो इस तरह से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत? कि ऊर्जा को ना ही आप क्रिएट कर सकते, ना ही उसका ह्रास हो सकता है, बेसिकली उसका केवल ट्रांसफॉर्मेशन जो है कि संभव है। ओके, तो ऑप्शन बी आपके इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। ठीक बात है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई जोतने में कितना कार्य किया गया? देखिए, वर्क डन बेसिकली बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अगर आप देखें तो 140 न्यूटन का फोर्स है तो 140 और 15 मीटर डिस्टेंस है तो 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2100 जूल होगा। ये बेसिक प्रश्न है, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगर समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है तो ध्यान से रखिए कि अगर दर्पण की बात करते हैं तो जैसे अवतल दर्पण जिसका जो है कि परावर्तक सतह धंसा होता है, उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है। ठीक है, तो अब इसके फोकस दूरी की बातें की जा रही है। फोकस दूरी के तो आपको पता होगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हम बात करते हैं तो ये अवतल दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ ऐसा यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर इसका एफ मिल जाता है। ठीक है, तो और उसके अलावा अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उसका भी रेडियस कर्वेचर मिल जाता है और उसका भी फोकस यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन समतल दर्पण की यदि हम बात करें, ये अगर समतल दर्पण है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इनफाइनाइट पे होगा। ठीक बात है, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी कहाँ चला जाएगा? अनंत पे चला जाएगा। बेसिक से बात है ये। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? देखिए, अगर आपने विद्युत परिपथ पढ़ा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि विद्युत शक्ति को पी से डिनोट करते हैं और पी इक्वल टू वी आई होता है। तो इसमें से सी तो भाई हो गया कि ये तो सही है, आपसे नहीं पूछ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वी इक्वल टू आई इंटू आर। बेसिकली जो है कि कोई आपने ये पढ़ा होगा वी इक्वल टू आई इंटू आर। अगर हम इससे जो है कि अगर हम यहाँ पर देखें कि v की जगह पे अगर हम आई इंटू आर लिख दें उसकी वजह से p इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर। समझ में आ गया होगा आपको। फिर अगर हम देखें ध्यान से तो इस p को p रहने दें और यहाँ पे एक और बात को अगर ध्यान दें हम कि यहाँ से अगर हम i इक्वल टू लिखना चाहें तो v बाई आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई स्क्वायर अगर लिखना चाहें तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस आई स्क्वायर की जगह अगर हमने वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर लिख दिया, ऐसे लिख दिया तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो वी स्क्वायर बाई आर बच जाएगा। अर्थात डी हो सकता है सही, सी सही है, उसके अलावा ए सही है, यानी कि इसको निरूपित नहीं करता आई आर स्क्वायर को। तो बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा जा रहा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। देखिए, लघु पाथन का मतलब शॉर्ट सर्किट में जो है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होता है वो कहाँ हो जाता है, उसका मान क्या हो जाता है। तो आपको पता ही होगा कि शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है। बेसिकली शॉर्ट सर्किट के केस में जो रेजिस्टेंस रहता है वो जीरो हो जाता है। तब आपको पता ही होगा कि मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि v इक्वल टू आई आर होता है और यदि आप i यहाँ से निकालना चाहते हो तो v अपॉन में r हो जाएगा और r यदि रेजिस्टेंस जीरो हो गया इस तरह से तो अगर ऐसे डिनोमिनेटर यानी हर जो है अगर जीरो हो जाए तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अर्थात जो है कि शॉर्ट सर्किट के समय जो होता है वो इंक्रीज वेरी हाई। ऑप्शन सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। डी आपका इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ से बेसिकली इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्न आपके शुरू हो जाते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें जो है कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फेयर की बात कही जा रही है। तो देखिए, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है और यदि सी कह रहा है कि यह परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर देखिए, अगर आप बात करें पहले प्रश्न में जैसे हमने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट टाइगर, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना बेसिकली भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। तो इसके लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर ऑप्शन बी हमने इसके लिए सही कर दिया था। बाकी भी डिटेल है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके लिए जो है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाता है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। देखिए, कथन ए की बात करें तो सही क्यों है? क्योंकि क्षोभ मंडल की जो सबसे नीचे क्षोभ मंडल जो है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। आपको पता ही होगा उसमें जो है कि 5 परत की बात करते हैं, जैसे ट्रोपो, स्ट्रेटो है ना, मीजो, इस तरह से बात करते हैं। और ध्रुव जो ध्रुव होते हैं पोल्स, वहाँ पे इसकी ऊंचाई जो है कि 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर के आसपास इसकी ऊंचाई जो है कि 18 किलोमीटर के आसपास होती है। इस तरह से जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि प्रश्न कह रहा था कि ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जबकि ऐसा नहीं है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल होती है, ना कि ये होता है। ठीक है, ये तो सबसे निचली परत होती है। सी की बात करें तो सी गलत क्यों क्या है?
क्योंकि देखिए इसमें इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ऐसा नहीं है। देखिए क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान जो है कि घटता है, ना कि बढ़ता है। इसे सामान्य ह्रास दर अर्थात नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, जहां प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना चाहिए क्षोभ मंडल के बारे में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख एस्चुरी, बेसिकली ज्वारनदमुख को एस्चुरी कहा जाता है, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। देखिए प्रश्न को पढ़ के ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है। ये पढ़ते ही आप इसे गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर एस्चुरी की बात कही जा रही है और डेल्टा और एस्चुरी काफी अंतर है। तो आपको पता होगा सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो डेल्टा के द्वारा बनता है, जिसमें गंगा का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा शामिल है। तो ये हमारा सही नहीं हो सकता। उसके अलावा यहाँ पे है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे एस्चुरी की कोई बात हम कर नहीं सकते। एस्चुरी में तो ऐसा होता है कि यहाँ पर जो नदी की पानी होती है वो समंदर से मिल रहा होता है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में जो है कि नमक दलदली वाला क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो नंदा देवी हो नहीं सकता, सी गलत हो गया। अर्थात जो मन्नार का खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, वो इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से इसे पढ़ लेंगे, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, देखिए अगर हम डेल्टा और एस्चुरी ज्वारनदमुख की बात करें तो देखिए डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में सेडिमेंट लाती है और मुहाने पर उसे जमा कर देती है। इसके विपरीत अगर ज्वारनदमुख की बात करें एस्चुरी की, तो वहां बनते हैं जहां नदी तेज बहाव या ज्वार भाटा के कारण अवसाद जमा नहीं हो पाता और समुद्र के साथ मिल जाती है, जैसे कि नर्मदा, तापी, इस प्रकार की नदियां भारत में जो है कि एस्चुरी का निर्माण करती है। गंगा जो है कि डेल्टा का निर्माण करती है क्योंकि अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट बहा के लाती है। ठीक है, अगर हम उर्वरता की बात करें तो डेल्टा बहुत उपजाऊ होता है क्योंकि बहुत सारे सेडिमेंट बहा के लाई और वहाँ पर जमा कर दिए, फिर नदियाँ ऐसे साइड से निकल जाती है, तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अगर ज्वारनदमुख की बात करें तो ये खारे पानी के कारण वहाँ की जमीन की खेती कम उपजाऊ होती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नदियों की बात करें तो भारत में गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ जो है कि डेल्टा बनाती हैं, लेकिन नर्मदा, तापी जैसी नदियाँ जो होती हैं वो रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न है कि सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन में है वायु, पर्वत, महासागर और मीठे पानी के ग्लेशियर। इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महासागर। देखिए अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, तो इस चैनल के जो है कि एक हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महासागर। सुर्खियां बटोरने वाली जो लिस्बन घोषणा है वो बेसिकली महासागर के संबंध में है। देखिए अगर हम लिस्बन घोषणा के बारे में और भी कुछ बातें करें तो लिस्बन जो डिक्लेरेशन है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा महासागर सम्मेलन यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 के दौरान पुर्तगाल की बेसिकली राजधानी है लिस्बन, वहां पर अपनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि महासागरों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण, सतत उपयोग और समुद्री प्रदूषण को रोकना बेसिकली इसका जो है कि लक्ष्य था। ये अर्थात आपको समझ में आ गया कि जो लिस्बन घोषणा है बेसिकली वो वर्ष 2022, स्थान लिस्बन पुर्तगाल में, जिसकी वजह से इसको हम लिस्बन डिक्लेरेशन कहते हैं। इसका जो आयोजक है वो संयुक्त राष्ट्र है। अगर विषय की बात करें तो महासागर का संरक्षण और सतत विकास लक्ष्य, खास करके SDG जिसे आप लोग कहते हैं, जिसमें 17 गोल्स हैं, उसका जो गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर, उसके संरक्षण से संबंधित बातें कही जा रही है। अगर इसके लक्ष्य की बात करें तो समुद्री प्रदूषण को कम करना, समुद्री जैव विविधता संरक्षण करना, ओवर फिशिंग को रोकना, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापना। तो ये सब जो है कि इसके लक्ष्य है, आपको इसे ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो चलिए अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, यानी विच कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पज। देखिए इसमें जो है कि DAP का नाम आता है बेसिकली डायमोनियम फॉस्फेट का, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस होता है। ऑप्शन में देखें तो नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, तो फॉस्फोरस जो है कि 46% है, इसलिए आपको सी फॉस्फोरस के साथ जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन का जलना, प्लास्टिक का निपटान, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई। इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन का जलना। क्योंकि आपको पता है जीवाश्म ईंधन के जलना, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड, उसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर जिसे PM पार्टिकल कहते हैं, जो कि 2.5, 10
बहुत चर्चा में रहते हैं दिल्ली के पोल्यूशन को लेके। तो जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं कि PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइल वेनिलीन, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेन बेराट्रिक एसिड, तीसरा कह रहा है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटराइट्रेट को CO3 हाइड्रोक्सी वेलरेट। उसके अलावा जो है कि आपको यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड बेराट्रिक एसिड। इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर है कि इसका पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है, तो वो सी है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइट। देखिए बेसिकली अगर PHBB एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो कि ये बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। ये प्लास्टिक का पर्यावरण अनुकूलन का एक विकल्प है बेसिकली, जिसका उपयोग पैकेजिंग, मेडिकल इम्प्लांट वगैरह में किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला है विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती हैं, अर्थात द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन इज नोन एज। देखिए वनरेबल, रेयर, इंडेंजर, एक्सटिंक्ट। तो बेसिकली एक्सटिंक्ट उसे कहते हैं कि जो खत्म हो चुकी हैं 100%। ठीक है, रेयर कहने का तो ये मतलब होता है कि जो कहीं कहीं मिलती हैं। वनरेबल में बेसिकली 50% होता है, और इंडेंजर जो होता है वो 50% से अधिक, ये 75%, 90%। ठीक है, तो सी आपका सही होना चाहिए कि विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती हैं, तो लुप्त प्राय कहलाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो प्रजातियां निकट भविष्य में विलुप्त होने के खतरे में हो उसे हम लोग इंडेंजर स्पीसीज कहते हैं, जैसे बाघ, गैंडा, हाथी। ओके, अगर देखें, अगर अंतर समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम के ट्रैप में आप फंस सकते हैं। उसके लिए वनरेबल खतरा है परंतु तुरंत नहीं, लेकिन इंडेंजर्ड है जो विलुप्त का उच्च खतरा होता है, एक्सटिंक्ट जो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। ओके, अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सारी गैसें जो है कि ग्रीन हाउस गैसेस में अपना जो है कि योगदान देती हैं, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो देखिए भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है और अरुणाचल प्रदेश है। तो सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कि भूटान में स्थित है। ऑप्शन ए इसके लिए जो है कि आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है कि 20 GS के क्वेश्चंस देखा, जिसमें हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस की आज हमने चर्चा किया। ठीक है, वीडियो सीरीज में आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। ठीक है, हम लोग जो है कि हम आप सभी के लिए 60 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें यह कि पार्ट हमारा सेकंड है। ओके, अब हम लोग रीजनिंग के 10 क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैथ के हम लोग जो है कि 10 क्वेश्चन, उसके बाद से हिंदी के जो है कि हम लोग 7 क्वेश्चन और इंग्लिश के 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, अर्थात यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, चलिए इसे ध्यान से देखिए आप, अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो है कि 21 और 16 का डिफरेंस कितना है, बेसिकली 5 है, और यहाँ पर 15 और 10 का डिफरेंस कितना है, 5 है। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो 10 और 7 का डिफरेंस कितना है, 3, और 13 और 10 का डिफरेंस कितना है, 3। वैसे ही यहाँ पर अगर देखें तो 21 और 14 का डिफरेंस कितना है, बेसिकली तो 7 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी बेसिकली किसका डिफरेंस होना चाहिए, 7 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 15 में 7 जोड़ दीजिए, तब का जो है कि 22 आ जाता है। लेकिन इसे समझने की भी थोड़ी बहुत कोशिश करनी है कि ये जो तीसरा वाला वर्ड ये लिखा है, ये बीच वाला, ये कैसे लिखा गया होगा। तो देखिए यहाँ पे 15 और 10 का डिफरेंस हो गया 5, और 21 भी 16 का डिफरेंस कितना हो गया, 5। तो ये बेसिकली 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पर 3 का डिफरेंस है तो ये 4 का स्क्वायर लिखा है। यहाँ पर 7 का डिफरेंस है तो ये 8 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 8 का स्क्वायर बेसिकली 64 होता है। तो इस तरह से ये भी, इसे भी हम लोग शामिल कर लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 22 हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं। देखिए, अगर आप इसे लॉजिकली सोचने की कोशिश करें तो बेसिकली 11 बार मेल खाती है। कैसे, तो भाई एक 12 बजे के समय जो है कि तीनों अपने पास में मेल खाएंगे। उसके बाद 1:05 के आसपास, और ये कुछ सेकंड है। उसके अलावा 2:10, उसके बाद से 3:16, 4:21, और अंत में ऐसे ही करते करते 10:54 पे। तो आपको पता चल गया कि 10:54 पे मिलेंगी, यानी जो है कि 11 बजे नहीं मिल रही होंगी, और 12 बजे तो मिलती ही हैं। तो इस तरह से जो है कि
टोटल जो है कि 11 बार 12 घंटे के अंदर घड़ियाँ आपस 12 घंटे के अंदर 11 बार सभी सुइयाँ आपस में मिलती हैं। तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 24 घंटे में 22 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं रखना है मन में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक दिन में 22 बार मिलती है। ओके, अगला प्रश्न है कि आपके सामने ये अनुक्रम दिया गया है, पूछ रहा है 14वां पद क्या है। देखिए, तो इस प्रश्न को हम लोग को ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम लोग को पता चलेगा कि इसका 14वां पद क्या होगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कॉन्सेप्ट को लगा दें, एपी जिसे आप लोग क्लास 10th में कहते हैं, तो अगर nवां पद का जो फॉर्मूला होता है जैसे कि an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला, ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो है कि आपको A14 निकालना है, ठीक है, और यहाँ पर A की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है, ठीक है। 14वां पद पूछ रहा है यानी 14 माइनस 1, ओके, और D की जो वैल्यू है वो कितनी दिया गया है आपके सामने। इसे D की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिफरेंस, इसे 10 में से 14 घटा के 4 में से 10 घटा के, यानी कि माइनस का 4 है। कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप सॉल्व करिए। तो 14 और प्लस ये 13 में यहाँ पर 13 हो जाएगा, और इसमें अगर -4 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 14 और यहाँ पे माइनस का 52, तो यहाँ से आपको 52 में से जो है कि 14 चला जाएगा तो कितना बचेगा? तो 12 में से 4 गया तो 8, यानी कि 38 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से ही हमने बता दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ 4 में से 1 चला जाएगा 3, तो -38, तो ऑप्शन सी इसके लिए आपका सही हो जाएगा 38। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कोड में कंप्यूटर को ये कोड किया गया है और उसी कोड में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर सी को बेसिकली सी लिखा गया है, ठीक है, और आर को आर लिखा गया है, यानी जो इसका आगे वाला है वो इसका पीछे वाला है, और जो इसका पीछे वाला है वो इसका आगे वाला है। अर्थात मेडिसिन में ई जो होगा वो आगे आ जाएगा, यानी कि सी और डी में से कुछ होगा, और एम जो है पीछे चला जाएगा, तो सी और डी में से कुछ ना कुछ होगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखिए ओ है, और ओ के बाद से यहाँ पर पी लिखा गया है, यानी कि ओ जो कंप्यूटर में ओ यहाँ पर आ गया सेकंड नंबर पे, वो लास्ट से सेकंड पे लिखा गया है, और एक बढ़ा के लिखा गया है। अर्थात ई को एक बढ़ा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर पी लिखा गया है, इसी तरह से अगर यहाँ पर ई है तो क्या लिखा जाएगा? एफ लिखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन डी इसके लिए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न पर है कि यदि 1 फरवरी 1996 को 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 1996 जो है कि एक लीप ईयर है, अर्थात जो फरवरी है वो 29 दिन का होगा, नो डाउट। देखिए जो फरवरी है बेसिकली वो कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा, और इसमें से 1 फरवरी को पूछ रहा है, यानी 29 फरवरी में से 1 घटा दीजिए तो 28 बच गया, ठीक है, फरवरी में। और मार्च में आपको 3 दिन तक जाना है, ठीक है। अब 7 से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है ही है, अर्थात कि बुधवार में आपको 0 + 3, यानी बुधवार से 3 आ गए तो बुध के बाद से क्या होता है? बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी ऑप्शन डी इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। होपफुली समझ आ गया होगा आपको। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि प्रश्न है कि गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। तो गौरव भाई उत्तर की ओर जो है कि उसने 20 मीटर चला, ठीक है, ये उत्तर की ओर 20 मीटर उसने चला, ठीक है। अब फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो अगर आपका फेस इधर है तो बायां किधर हो जाएगा? बायां हाथ किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो बायां की ओर मुड़ा और 40 चला, लीजिए बायां मुड़ गया और वो 40 चल गया। आपका फेस इधर है तो बायां हाथ इधर हो जाएगा, तो बाएं की तरफ चला और 40 मीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़ता है, अब फेस इधर है तो बायां हाथ इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चला, यानी फिर से वो यहाँ पर 20 मीटर तक आ गया, ठीक है। और उसके बाद दाएं मुड़कर जो है कि 20 मीटर चला। अब अगर फेस नीचे की तरफ है तो दायां हाथ इधर हो जाएगा, तो 20 मीटर चला, ठीक बात है। और अपनी मूल स्थिति से कितने दूरी पर है? अब पूछ रहे हैं मूल स्थिति से कितने दूरी पर है, तो भाई 40A मूल स्थिति ये हो गई, मूल स्थिति ये हो गई, और यहाँ पर पहुंचा है तो 20A और 40A कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा 60। समझ में होपफुली आपको आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। आ जाइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि आपके सामने अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, आपको भिन्न बताना है कि इनमें से अलग कौन है।
अगर सबकी वैल्यू को अगर आप लिख दें तो जैसे P कितना होता है 16, S कितना 19, V कितना होता है UV, तो V 22 होता है और X कितना होता है 24, O कितना होता है 15, R कितना 18, U 21 और ये 24, J कितना होता है 10, M 13, P 16 और S 19, C 3, F कितना होता है 6, I 9, L 12। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें यदि तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि 16 से 19 3 प्लस है, 19 से 22 3 प्लस है और 22 से 24 2 का प्लस है। पर 15 से 18 3 है, 18 से 21 3 है, 21 से 24 3 है, तो ये सभी 3 है सब, पर इसमें एक 2 हो गया है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ भी देखिए तो सभी 3 है, देख रहे हैं 10 से 3 3 3, यहाँ भी 3 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ये लेकिन यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 हो गया, यानी ऑप्शन ए आपका जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही सभी से क्या है भिन्न है। समझ में आपको आ गया होगा, तो ऑप्शन ए इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे अलग दिख रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि एक कूट भाषा में यदि ग्रेट को अगर ये लिखा गया है, मोंक को ये लिखा गया है, तो विग्रस को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, जी को यहाँ पे 7 लिखा गया है, ठीक है, आर को 18 लिखा गया है, ठीक है, ई को 22 लिख दिया गया और ए को 26 लिख दिया, यानी आपको पता चला ई का यहाँ पे है कि अपोजिट वैल्यू है और ए का भी अपोजिट वैल्यू यहाँ पर दिया गया है और टी का 20 दिया गया, सही है। अर्थात यहाँ पर देखें ओ का भी, तो ओ का मोंक में अगर ओ का देखें तो आप यहाँ पर 12 लिखा गया, अर्थात ओ का अपोजिट लिखा, यानी जो कि वॉवेल्स है उनका अपोजिट वैल्यू है और बाकी सबका सीधे सीधे है, ठीक है, कॉन्सोनेंट का सीधे सीधे है। इस तरह से अगर विग्रस को देखें तो वी का कितना हो जाएगा, वी का 22 हो जाएगा, ठीक है। और आई देखिए ये हो गया, क्या हो गया ये बेसिकली, तो आई हो गया आपका वॉवेल, तो वॉवेल का क्या होगा कि अपोजिट लिखा जाएगा, यानी कि जो है कि इसका जो है कि कितना होना चाहिए, तो आई का ऐसे में 9 होता है, अब 9 में क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए, तो 27 में से 9 कर दीजिए माइनस, तो 8 यानी 18 होना चाहिए, ठीक है, तो आई का 18, ठीक है, ओके। उसके बाद से जी का 7, तो 7 यहाँ भी है, तो 22 का 18, 7 यहाँ पे भी है, 22 18 7, 22 18 तीनों में है, ठीक है। उसके बाद से ओ का, अब ओ का क्या था बेसिकली, तो ओ का 12 लिखा हुआ था, तो 7 के बाद से 12 यहाँ भी है, ये 12 है, ये 13 11 है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसमें से आपको जो है कि ऑड वन बताना है, मतलब यहाँ पे बिजोड़ लिखा है बेसिकली, मतलब भिन्न बताना है कि इसमें कौन से भिन्न है, तो सबकी जो है कि आप इसमें बेसिकली पोजिशनल वैल्यू पहले दे दीजिए, तो 17 और डब्ल्यू का कितना हो जाएगा 23, जेड का कितना हो जाएगा 26 और बी का कितना हो जाएगा 2, बी का फिर से 2, एच का 8, के का 11 और एम का 13, फिर से ये जो है कि 23, सी का 3, जी का 7, जे का 10, एम का 13, एस का 19, वी का कितना हो जाएगा 22 और एक्स का कितना हो जाएगा 24। अब इसको ध्यान से अगर आप देखिए तो आपको क्या नज़र आता है, इसमें आपको ये नज़र आएगा कि 17 से 6 कर देंगे तो +6 है और यहाँ से +3 है और यहाँ पे +2 है, ठीक है, ओके। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पर +6 है, +3 है, +2 है, पर यहाँ पे +6 है, +3 है और यहाँ भी +2 है, यहाँ पे 23 के बाद से 3 लिखा हुआ है, तो बेसिकली यहाँ भी +6 है, यहाँ पे क्या है 3 से 7 यानी 4 हो गया और यहाँ पे जो है कि 7 से 10 हो गया, तो 3 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो बेसिकली ये और ये सेम है, बाकी ये डिफरेंट हो रहा है, अर्थात जो है कि WC G जे, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका बेजोड़ है, मतलब अलग है, भिन्न है, ओके। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आ जाइए, अब हम लोग आगे चल लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निश्चित कूट की भाषा में गेम को ये कूट किया गया है, बीड को ये कूट किया गया है, तो मेड को कैसे कूट किया जाएगा। देखिए इसमें बेसिकली ये है कि यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, ई को परसेंटेज तो यहाँ भी ई को परसेंटेज, ठीक है, समझ आ गया, ओके। तो यानी ई को परसेंटेज यानी ये चारों में है, ठीक है। एम को देखिए क्या कूट किया गया, एम यहाँ पर है तो एम को स्टार बनाया गया है, तो आप आ जाइए एम को स्टार देख लीजिए, यानी ये में से ये कोई एक होगा, सही, ठीक है। ए को देखिए क्या बनाया गया, तो यहाँ पर भाग बनाया गया है, ए को यहाँ पर देख लीजिए, यानी यहाँ भी भाग है, यहाँ भी भाग है। उसके बाद से डी देखिए, तो डी को यहाँ पर जो है कि क्रॉस है, तो
तो यहाँ भी क्रॉस होगा क्योंकि यहाँ पर डी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग मैथ्स के 10 क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि भाग का मतलब प्लस हो, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि भाग का मतलब क्या हो, प्लस, और माइनस का मतलब भाग हो, और भाग का गुना का मतलब माइनस हो, और प्लस का मतलब गुना हो, तब से इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए 36 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, -4। ठीक है, और माइनस का मतलब क्या है, भाग है, तो भाग 8, और गुना का मतलब क्या है, -4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए नीचे जो भी है 4 और प्लस प्लस, तो यहाँ पे गुना कर देंगे। ठीक है, और 8 और गुना का मतलब जो है कि -2, और प्लस का मतलब जो है कि गुना 16, और भाग का मतलब क्या है, और भाग का मतलब जो है कि प्लस यहाँ पे 1। अगर ऊपर वाले को यदि आप सॉल्व करें, यहाँ पे अगर ऊपर वाले को देखें तो 36 में से 4 गया 32 हो जाएगा। अब 32 में 8 का यदि आप भाग दे दें -4, और नीचे जो होते तो 8 चौका 32 यानी 4 -4 अपॉन में नीचे जो है तो ऊपर ही जीरो हो गया, यानी जो है कि हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है वही जीरो हो जाता है। तो अगर अंश जीरो हो गया, नीचे कुछ भी है, तो आंसर आपका जीरो ही आएगा। ऑप्शन ए इसके लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न है कि यहाँ पे डायरी के अक्षरों को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं चाहे उसका कोई अर्थ हो या ना हो। तो ऐसे प्रश्न आपको पता ही है कि 5 फैक्टोरियल, 5 वो लेटर है तो 5 फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 का 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई ऑप्शन में नहीं है। समझ में आ गया। 5 लेटर है तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ओके, तो 120 हो जाएगा जो कि किसी में नहीं है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा है। अब देखिए ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, आयत का क्षेत्रफल दिया है यानी a × b की वैल्यू 30 दिया हुआ है, और परिमाप यानी 2 × a + b की वैल्यू कितना दिया है, 26। यानी यहाँ से अगर इसको देखें तो a + b = कितना लिख सकते हैं, 13। अरे भाई यहाँ से यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके तो आपके सामने एक ये इक्वेशन बनता है, एक ये इक्वेशन बनता है, दूसरा। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको जो है कि ए और बी बतानी है। तो चलिए बेसिकली यहाँ से फिर क्या कर लीजिए कि आप यहाँ से a = 13 - b ले लीजिए, और इसको पुट कर दीजिए पहले इक्वेशन में। तो अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, 13 - b × b = 30। ठीक बात है ना, समझ में आ गया होगा। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट से लिखा होगा, तो यहाँ पे 30, इसको सिंप्लीफाई करें तो 13b - b² = 30। इसको आप इधर लेके चले तो -b² + 13b, ओके, और -30 = 0। अभी बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यदि लगाएं तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए बेसिकली। तो -b², यहाँ पर आप 13 को 10 में लिख सकते हैं, तो +10b + 3b, तो 13b हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30b के आसपास आ जाएगा। आपको पता ही होगा 10th में आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा होगा, b² में 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13b² होगा। फिर ऐसे दो पार्ट में इसको ब्रेक करना होता है, जो जोड़ने पर 13 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 13 आ जाए, 13 आ जाए मतलब, और गुणा करने पर 30 आ जाए, 30b। तो आप आ गया ये। ठीक है, -30 = 0। यहाँ से b बेसिकली कॉमन कर लीजिए, या -b कॉमन कर लीजिए, तो b - 10, और यहाँ पर भी जो है कि आप यहाँ पे भी जो है कि 3 कॉमन कर लीजिए, तो b - 10 हो जाएगा। तो एक -b + 3, और दूसरा जो है कि b - 10। तो बेसिकली 10 और 3 आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है कि अगर इक्वेट करेंगे इसको 0 के साथ तो b = 3 आ जाएगा, और एक b = 10 आ जाएगा। तो बेसिकली समझ में आ गया होगा कि जो आपका भुजा निकल के आई वो 3 और 10 का निकल के आया। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 400 है। यदि वह 10% जीएसटी लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या है। देखिए इसको कई तरह से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। पहले एक थोड़ा हम लोग एक ऐसे फास्ट मोड में एक देखते हैं हम लोग, जैसे कि देखिए यहाँ पे 10% की छूट की बात है, यानी 10% का मतलब कितना, 10/100, यानी इसको सॉल्व करें तो 1/10,
अर्थात मार्केट प्राइस 10 है और 1 का छूट इस पे दिया जा रहा है, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितने का है, 9 का है। यानी जो 400 की जो वस्तु है उस पे 10 का मार्केट प्राइस पे 9 उसकी सेलिंग प्राइस यदि कैलकुलेट करें आप यदि, तो 40 इंटू 9 यानी कि 360 में जो है कि बेचा जा रहा है। ठीक है, लेकिन 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 इसके बाद भी कह रहा है कि यदि वह 10% जीएसटी लेता है, यानी 360 का 10%, तो अगर आप इसे देखें तो यानी 36 बचेगा, है ना। तो 36 यानी 360 प्लस 36 यानी 396। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि इसका अंतिम मूल्य जो है कि 396 होगा। लेकिन इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी एक देख लेते हैं, जैसे कि बेसिक मेथड से। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो 400 की जो है कि अंकित मूल्य है, यानी 400 और 400 जो है कि वो किसकी वैल्यू होगी, ये 100% की वैल्यू होगी, और 10% की छूट है, यानी कि आपको 90 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको 100 से 4 को कैंसिल कर देंगे 4, तो यानी कि 360 हो जाएगा। ओके, और फिर इस पे 10% जीएसटी लेता है, यानी 360 पे का 10% यदि आप निकालें तो 36 आएगा, यानी इन दोनों को जोड़ दें तो फिर से आपका 396 हो जाएगा। तो होपफुली ये भी समझ आ गया होगा आपको। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इसका अंतिम मूल्य यानी कि जो लास्ट प्राइस फाइनल प्राइस है वो 396 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं। तो ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि बेसिकली आपको 4, 5 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, जो कि 60 होगा। करके देख लेते हैं कि 2, 5 और ये 3 बार में चला जाएगा, और 2 से 2 4 हो जाएगा, 20 और 20 त्याई 60। तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, यानी कि 4, 5 और 6 से जो अंक कटेगा वो सबसे पहला क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, तो आपको जो है कि 100 और 500 के बीच की संख्याएं बतानी है, तो 60 तो 100 से कम होता है ना, तो 120 होगा। ठीक है, उसके बाद से 180 हो जाएगा, उसके बाद से 240 हो जाएगा। इस तरह से करते चले जाएं तो 500 के करीब जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 480। ठीक है, ओके। तो ये कितनी बीच में संख्याएं होगी, तो इसके लिए आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो एपी के थ्रू निकाल सकते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकाल सकते हैं। तो ए एन की वैल्यू 480 दिया हुआ है, ओके, और ए 120 है, प्लस एन आपको पता करना है, और डी की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 60 दिया हुआ। ठीक है, इसको यदि आप सॉल्व करें तो 120 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो 0 और 8 से 2 चला जाएगा तो 6 बचेगा, 4 से 1 तो 360 इक्वल टू 60 एन माइनस 60। फिर से 60 आके इधर जो है कि प्लस हो जाएगा, तो एन इक्वल टू बेसिकली इसमें से क्या हो जाएगा कि 0 और 6 6 12 का 2 और 3 1 420, 420 अपॉन में 60, तो 0 से तो इसमें से 7, यानी एन इक्वल टू 7, यानी आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 7। तो 100 से लेकर 500 के बीच टोटल संख्याएं कितनी होगी, 7 संख्याएं होंगी। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात जो है वो 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का जो अनुपात है वो 6:1 हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप देखें तो 70 किलोग्राम जो है कि मिश्रण है जिसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 4:5 है, तो टोटल अनुपात 5 का, यानी 70 जो है वो 5 का वैल्यू है। अगर आप इसमें चाहते हैं कि भाई बालू कितना है तो 4 का निकाल ले दिए आप, तो 5 से इसको ब्रेक करें तो 5 में एक बार में चला जाएगा, और ये 5 में एक बार में चला जाएगा। जैसे कि ऐसे देख लीजिए कि 70 डिवाइड बाई 5, 5 से इसलिए करें 4 1 प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसमें बालू का अनुपात निकालना है तो बालू का 4 है, तो देख लेते हैं। 5 से इसको ब्रेक कर दीजिए एक बार में और 4 बार में। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 चौका 16 और 4 एकम 4 1 5, यानी 56 किलोग्राम जो होगा इसमें बालू होगा। ठीक है, और बाकी जो 14 किलोग्राम बचेगा वो आपका जो है कि सीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए। तो मान लेते हैं 56 किलोग्राम है, इसमें x किलोग्राम मिला दें और 14 किलोग्राम सीमेंट रहने दें, तो ये 6/1 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब 6:1 हो जाए। तो फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 56 प्लस x और 14 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 24, 84 हो जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू अगर निकालें तो 84 में से 56 को माइनस कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 5 चला जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 28 किलोग्राम अगर जो है कि
इसमें और बालू उपग्रह मिला देते हैं तो इसका अनुपात 6:1 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए 28 किलोग्राम हो जाएगा। होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। आप अपना राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इससे भी इसको सिंपल वे में किया जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 150 150 प्रति दर्जन के दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उसे इसे किस दर पर बेचना चाहिए। तो ठीक है, 150 प्रति दर्जन के दर से संतरे बेचने पर जो है कि 25% की क्या होती है, हानि होती है। ठीक बात है। तो चलिए इस प्रश्न को ऐसे हम लोग कर लेते हैं। देखिए जो है कि 150 का सेलिंग प्राइस है, बेचने पर कितना का हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो अगर इसका आप अगर कॉस्ट प्राइस निकालना चाहते हैं तो 150 की सेलिंग हो रही है तो 25% की हानि वाली, यानी ये 75 की मान है। और अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो जो 20 से अगर 5 से अगर इसको 25 से यदि कैंसिल करें तो 25 में 3 बार में चला जाएगा और 4 बार में, 3 से इसको ब्रेक कर दें तो ये 50 बार में, यानी 200 जो है कि रुपये इसके कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक बात है। और कॉस्ट प्राइस पर वो अगर 20% का लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो मान लीजिए 200 कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है, उसको 20% का लाभ है तो कॉस्ट प्राइस 100 की वैल्यू होती है और 20% का लाभ यानी 120 में इसको बेचेगा तो उसको कितना का लाभ होगा। देखिए बेसिकली इसमें इससे ब्रेक कर दिए इसे और 120 में 2 का तो 240 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ₹120 में इसे बेचना चाहिए, तब जाके इसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न बेसिकली है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका परिमाप है। तो अगर आप समचतुर्भुज की बात करें जिसे रोम्बस कहते हैं, ठीक है, एक ऐसा विशेष प्रकार का क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो विपरीत भुजाएं होती हैं एक दूसरे की क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो कुछ इस प्रकार का रोम्बस आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ओके। तो मतलब सभी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती हैं, सम्मुख कोण अपोजिट एंगल के बराबर होते हैं और जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कुछ इस प्रकार का। ठीक बात है। कह रहा है कि उसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो जरा देखिए कि ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो हाफ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो ठीक है, अगर ये 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है ये वाला, तो एक हो जाएगा 12। तो इस तरह से ये और ये ऐसे बन गया ना एक समकोण त्रिभुज। तो अगर ये 5 है और ये 12 है तो ये जो है कि 13 हो जाएगा अगर आप पाइथागोरस से इसको सॉल्व करें। पाइथागोरस मतलब क्या कि कर्ण बराबर जो होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से यदि आप करें तो ये जो वैल्यू कर्ण का आएगा वो 13 निकल के चला आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है किसका परिमाप है। तो अगर ये 13 हो जाएगा और जबकि चारों आपस में बराबर है तो 13 चौका 52। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी, कितने समय में पार कर लेगी। तो देखिए आप देखिए कि रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और कुत्ता उसी दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। तो अगर आप रिलेटिव स्पीड देखें तो 60 में से 18 को माइनस कर दीजिए, यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कि रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। अब किलोमीटर घंटा है, यहाँ पे 140 मीटर में दिया है, यानी आपको इसको जो है कि मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 5/18 से जो है कि इसको आप ऐसे कर देंगे, गुणा कर देंगे 5/18 से। वो इसलिए करते हैं क्योंकि किलोमीटर 1000 हो जाएगा, ठीक है, और घंटा में जो है कि 3600 सेकंड होता है। तो ऐसे करके अगर ऐसे सॉल्व करें तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/18 मिलेगा आपको। तो जो है कि 11.67 मीटर पर सेकंड आपको निकल के आएगा। अब क्या है, 140 है ना, आपको जो है कि टाइम निकालना है। तो आपको पता होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो स्पीड यहाँ निकल गया 11.67 मीटर पर सेकंड। तो वही रहा 140 जो है कि डिस्टेंस हो गया मीटर में जो दिया है, और 11.67 जो है कि आपके सामने ये स्पीड हो गया। तो टाइम ऑलमोस्ट 12 सेकंड के आसपास निकल के आएगा। ऑप्शन बी आपका इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है कि जीएस के, रीजनिंग और मैथ के तीनों हमने देख लिया। अब इसके बाद से हिंदी की बारी है जिसमें हम लोग टोटल 7 प्रश्न और इसके बाद से इंग्लिश के जो है कि हम लोग 5 प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि अभिनव शब्द का सही अर्थ क्या है। तो पुराना, नवीन, कठिन, विशाल। अभिनव शब्द का जो है कि सही अर्थ क्या निकल के आता है, तो वो निकल के आता है नवीन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अभिनव शब्द का जो अर्थ है वो है नवीन।
आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम क्या होता है बेसिकली, अगर इसे ध्यान से देखें तो तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में आ जाते हैं, और तद्भव जो शब्द होते हैं वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्दों में परिवर्तन होने के पश्चात हिंदी में आए हैं। जैसे बानर जो है कि एक तत्सम शब्द होता है, अग्नि एक तत्सम शब्द है, ठीक है। ये संस्कृत में भी ऐसे ही थे और हिंदी में भी ऐसे ही यूज होते हैं। लेकिन बंदर जो है कि संस्कृत में बानर था, लेकिन हिंदी में बंदर अगर कहा जा रहा है तो वो एक तद्भव शब्द हो जाएगा। अगर संस्कृत में अग्नि है, अगर हिंदी में आग कहा जा रहा है तो ये आग जो है कि एक तद्भव हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में अलग है और हिंदी में उसको हम लोग अलग यूज करते हैं। ओके, तो समझ आ गया होगा तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो पूछा जा रहा है कौन तत्सम है, अर्थात जो संस्कृत में भी और हिंदी में सेम हो। तो अग्नि आप यहाँ देख लिए होंगे, तो ऑप्शन सी इसके लिए जो होगी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह खेत में काम कर रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, अगर आप कारक की बात करते हैं तो कारक टोटल 8 होते हैं। कर्ता, इसकी जो विभक्ति होती है ने होती है। कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, हेतु। अपादान से अलग होने के अर्थ में है, जैसे पेड़ से गिरना, तो पेड़ से अलग हो रहा है ना, तो ये वाला से अलग, इस प्रकार का से होता है। संबंध का के, का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में, पर। संबोधन में हे, अरे, ए, ओ, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि राम ने सीता को फल दिया, इसमें से कौन सा कारक चिन्ह है। तो राम ने सीता को फल दिया, तो इसमें जो है कि कौन सा कारक है, तो इसमें जो कारक है वो है संप्रदान कारक। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है बेसिकली सीता को फल दिया, इसमें को किस कारक चिन्ह है, को के लिए पूछा जा रहा है। तो संप्रदान में जो है कि आप को देख रहे हैं, तो को बेसिकली हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कर्मठ शब्द का विलोम क्या है, मतलब कि उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है बेसिकली, उल्टा क्या है। तो कर्मठ का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आलसी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर्मठ का विलोम आलसी। अगला 5वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अब आपको पता होगा कि बहुब्रीहि समास ऐसे समास होते हैं जिसमें देवी देवताओं के पर्यायवाची आते हैं। तो देखिए इसमें बेसिकली राजपूत, नीलकंठ, ग्रामवासी, जलपान, तो नीलकंठ होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 6वां को देखें कि कृषक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय कृषक में जो है कि वो है अक प्रत्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न कि राम, इसमें जो है कि हमने 7 प्रश्न देख लिए थे, इसको हम लोग ने पहले ही देख लिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंग्लिश के प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें हम लोग टोटल 5 प्रश्नों को देखेंगे। कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का आपको सिनोनिम बताने हैं, मतलब एक शब्द के कई शब्द। अबंडेंट का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में, तो प्लेंटी का भी मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, स्कार्स जो है उसका मतलब कम, रेयर में कम, एम्प्टी मतलब तो खाली होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया, प्लेंटी। ओके, अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम बताना है, आपको उल्टा बताना है। एक्सपेंड का उल्टा बताना है। तो एक्सपेंड मतलब फैला हुआ ऐसा। ठीक है, तो इंक्रीज, एक्सटेंड, कॉन्ट्रैक्ट और ग्रो। तो बेसिकली देखिए एक्सपेंड का मतलब जैसे इंक्रीज, बढ़ा हुआ, बेसिकली एक्सटेंड का भी मतलब एक्सपेंड जैसा ही है। ग्रो भी मतलब ऐसे फैला हुआ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो होता है कि एकदम जस्ट ऐसे सिकुड़ा हुआ। था एक्सपेंड का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक बात है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, आपको स्पेलिंग सही बतानी है किसकी, एनवायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट आप अगर यहाँ से देखें तो ENVIRONMENT इन्वायरमेंट होता है। तो बी जो होगा ऑप्शन आपका जो होगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो राम ग्रोज क्रॉप्स, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो क्रॉप्स आर ग्रोन बाय राम, ऑप्शन बी इसके लिए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब लास्ट देख लेते हैं ये भी। ठीक है, मतलब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स, द फार्मर इज वर्किंग डैश इन द फील्ड। तो इन द फील्ड होना चाहिए, तो आपका जो है कि ऑप्शन ए जो होगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, होपफुली आपने देख लिया और आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे आने वाले वीडियो में फिर से अगले पार्ट की हम लेके आएंगे, जिसमें आपको फिर से 52 क्वेश्चन 52 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।